આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે. પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ આજના અતિથિ. આજના કાર્યક્રમમાં આપણા અતિથિ છે જાણીતા ઓડિશી નૃત્યાંગના સુપર્વા મિશ્રા, જેમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે ત્રિલોક સંઘાણી. મિત્રો નમસ્કાર. મિત્રો આપનું સ્વાગત અને આજના આપણા અતિથિનું પણ સ્વાગત કરીએ. આજે આપણી સાથે આપણા અતિથિ છે ડૉક્ટર સુપર્વા મિશ્રા. મેડમ આપને નમસ્કાર. નમસ્તે. મિત્રો ડૉક્ટર સુપર્વા મિશ્રા છે, એમની જોડે આપણે હિન્દી ગુજરાતી બે ભાષામાં વાત કરીશું. તેઓની ઓળખ હું એક વાક્યમાં આપું તો તેઓ નૃત્યના ક્ષેત્રમાં એમણે ઘણા બધા વર્ષો સુધી પોતાની જાતને સમર્પિત કરી છે અને સાથે સાથે એમણે બીજા પણ ઘણા બધા ક્ષેત્રોમાં એમણે કાર્ય કર્યું છે. એમને ગુજરાત ગૌરવ એવોર્ડ પણ મળી ચૂક્યો છે. એમણે MSc ઇન ફિઝિક્સ અને ત્યારબાદ MBA પણ કર્યું છે અને નૃત્યમાં એમણે डॉक्टरेट કર્યું છે. सुप्रभा जी, मैंने आपकी एक इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को कुछ शब्दों में दे दी जी, लेकिन जो इंट्रोडक्शन हमारी बनती है उसके पीछे हमारी कई सालों की मेहनत होती है जी, हमारे संस्कार होते हैं, हमारे आजू बाजू के परिबल, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते जी, हैं. जी, एक ओलक और एक हमारी आइडेंटिटी बनती है बहुत सालों की मेहनत के बाद बनती जी, है. जी, लेकिन उसकी जो नींव होती है वो शायद बचपन में रखी जाती है. जी, तो कुछ अपने बचपन के संस्मरण से हम बातें शुरू करेंगे. जी. तो थोड़ा अपने बचपन के बारे में, थोड़े अपने जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स है उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जरूर जरूर. आज आप श्रोता मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मैं जब छोटी थी तब मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे ये नृत्य क्षेत्र में लेके आई. मेरे मम्मी मेरी इंस्पिरेशन रही और बचपन में मैंने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करती थी, इसीलिए मैंने पढ़ाई और नृत्य ये दोनों साथ साथ में किया. एकदम पैरेलल हुआ, मतलब मेरा पढ़ाई और नृत्य. तो पढ़ाई में मैंने MSc फिजिक्स तक की और उसमें भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था. क्या बात है, बहुत अच्छा. और उसके बाद मैंने BSNL में, तब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था, तब उसमें मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने AGM तक सफ़र रहा मेरा. बहुत अच्छा. और नृत्य में मैंने, जैसे आपने बताया कि बचपन में मेरे पहले ही गुरु थे गुरु रघुनाथ दत्त, फिर गुरु हरिहर महांती, पद्म विभूषण गुरु श्री केलुचरण महापात्र जी और गुरु श्री सुधाकर साहू. इन लोगों से अलग अलग जो नृत्य की पहेलियाँ थी वो मैंने सीखी. जैसे गुरुजी रघुनाथ दत्त जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनके पास से मैंने डिसिप्लिन सीखी जी. गुरु केलुचरण महापात्र जी का कोरियोग्राफी बहुत सुंदर था और छोटी थी तो वो सभी सीखने के लिए मैंने कोशिश किया. गुरु सुधाकर साहू जी के पास से मैंने अभिनय की बारीकियां सीखी. क्या बात है. और गुरु हरिहर महांती वो कोरियोग्राफी में मास्टर थे. तो मेरा आगे जाके मतलब मैंने बहुत सारा कोरियोग्राफी की. जैसे मतलब मैं वहाँ पे पढ़ाई किया और फिर मुझे शायद गुजरात आना ही था, इसलिए मैं शादी करके गुजरात आई. थोड़ी हम और भी बचपन की बातें ताज़ा करते हैं. आपने जब नृत्य की तालीम शुरू की जी, कौन सी एज में शुरू की? उस समय कुछ बातें मैं बताइए. 6 साल की उम्र की थी तब. मैं एक्चुअली 5 साल की उम्र की थी तब मेरी मम्मी ने मुझे बोले कि तुम्हें संगीत सीखना है, वोकल. तो तब मैंने 1 साल तो संगीत सीखी, लेकिन 6 साल की उम्र में मेरे मम्मी को मैंने बोली कि मुझे बैठ के नहीं गाना है. मुझे बाजू के रूम में उत्कल संगीत समाज था, तो वहाँ पे डांस सीख रहे थे, तो मैंने बोली मुझे डांस सीखना है, मैं बोर हो जाती हूँ. तो फिर मम्मी ने बोले ठीक है. तो 6.5 साल की उम्र में मेरा पहला प्रस्तुति, क्योंकि मेरी मम्मी गाती थी, तो मैंने मंगलाचरण और भंगी चाहरे अभिनय किया था. जी जी. तो उसके बाद मतलब मैंने अटकी नहीं और बहुत सारे मतलब परफॉर्मेंसेस, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो खुद बहुत सारे संस्था में जुड़ी हुई थी, तो इस वजह से मुझे बचपन से ही डांस परफॉर्मेंस बहुत सारे करने को मिला. जैसे उत्कल दिवस हमारा होता था 1 अप्रैल, तो 10 साल तक मैंने कंटिन्यूअसली 1 अप्रैल में गवर्नमेंट का प्रोग्राम कर पाई थी. बहुत अच्छा.
यानी आपका बचपन ओडिशा में? मेरा बचपन उड़ीसा में कटक में मैं पली बड़ी। उड़ीसा की कटक में रेवेन्सा कॉलेज में मैंने पढ़ी और नृत्य की शिक्षा मतलब मेरा सभी वही हुआ है, कटक और भुवनेश्वर में। तो 6.5 साल की एक बहुत ही छोटी उम्र में आपने शुरुआत की। कितने सालों तक आपने नृत्य की तालीम ली, कहाँ तक पहुंची, वो भी थोड़ी बताएंगे सुपर्वा जी? जी, मैंने मतलब बचपन से वहाँ 87 तक मैंने वहाँ पे विशारद मेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने नृत्य की तालीम मेरा चालू ही था। 89 में मैंने MSc फिजिक्स कर लिया था और 90 में मैं जबलपुर गई और उसके बाद उड़ीसा में पूरा रहने का नहीं हुआ, लेकिन 89 तक मैंने कंप्लीट नृत्य करती थी और 90 तक मतलब 90 की शुरुआत तक 90 जुलाई में मैंने उड़ीसा छोड़ी और उसके बाद उड़ीसा में कम समय रहती थी, फिर बाहर रहती थी, ऐसा था। लेकिन वर्कशॉप अटेंड करना, गुरुजी का वर्कशॉप अटेंड करना, गुरु गंगाधर प्रधान जी की भी वर्कशॉप में अटेंड करती थी, तो वो मेरा चालू था। और DOT में ज्वाइन करने के बाद भी हमारे भुवनेश्वर में जो मैं सर्कल ऑफिस में मेरा पोस्टिंग था, तो बहुत प्रोग्राम्स वहाँ होता था, तो वहाँ पे हम करते थे। ओके, तो फिर आपने एक गवर्नमेंट जॉब आपने जब स्वीकार की तो नृत्य से आपका संबंध में कोई विक्षेप आया या वो कंटिन्यू रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। उल्टा हमारा जो डिपार्टमेंट था उसमें हमें प्रोत्साहन मिलता था। ऑल इंडिया टेलीकॉम कल्चरल मीट वगैरह होता था और मतलब मेरा जॉब था, लेकिन जैसे मैंने पढ़ाई के साथ डांस किया था ऐसे ही जॉब के साथ मेरा डांस चालू रखा था मैंने। कोई मतलब मुझे विक्षेप नहीं हुआ। उल्टा मतलब मैं बताऊंगी कि नृत्य करने से एक एनर्जी मिलता था जो कि दूसरे चीज से हम लोग उसको उपयोग कर सकते थे। जी सुपर्वा जी, तो थोड़ा ये भी, क्योंकि एक नया दौर शुरू होता है, नई जिम्मेदारी बढ़ती है, तो कैसे आप सब मैनेज करती थी, किस तरह से आपने शेड्यूल था, वो भी थोड़ा बताएगी? जी, जैसे मैं भुवनेश्वर में नौकरी करने के बाद भुवनेश्वर में नौकरी करती थी, तो कटक से मैं सुबह 6-6:30 बजे उठ के मैं चली जाती थी। 7-7:30 बजे मेरे ऑफिस के पीछे ही नृत्य का स्कूल था, मतलब वो मेरा किस्मत था। तो वहाँ पे गुरु गंगाधर प्रधान जी के वहाँ पे जाके मैं 3 घंटा डांस प्रैक्टिस करती थी और सीधा 10 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाती थी। क्या बात है! तो वो इस तरह मतलब ऑफिस के टाइम की बात कर रही हूँ। और पढ़ाई के टाइम में तो मैंने जैसे बताया कि पूरा दिन हमारा पढ़ाई और कॉलेज वगैरह जो भी होता था, पर रात को हम लोग शाम को 6 से 8 हमारा नृत्य प्रैक्टिस रोज होता था। अच्छा, तो फिर गुजरात में कैसे आना हुआ, वो थोड़ा बताएगी? जी, हमारा जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है ना डिपार्टमेंट टेलीकॉम का, वो जबलपुर में हुआ। अच्छा। तो मेरे जो हस्बैंड है उनको मैं जबलपुर में ही मिली। अच्छा। और भी ट्रेनिंग में आए थे राजकोट से। अच्छा। और इस तरह मैंने मतलब दीपक पाठक जी है, तो इस तरह फिर हमने 92 में शादी की है और शादी के बाद फिर मैंने ट्रांसफर लेके भुवनेश्वर से राजकोट आ गई। ओके, तो एक ओडिशी नृत्य में आपकी जो तालीम थी जी, तो फिर वो कंटिन्यू रही? आपने अपने आपको ट्रेनिंग राजकोट में आके, गुजरात में आके भी वो कंटिन्यू रही थी? जी। मेरे ससुर जी डिप्टी कलेक्टर थे, तो वो तो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने मुझे पहली वर्ड ऐसा बोला था कि बहुत बढ़िया हुआ कि तुम हमारे घर आई बहू बन के और कला को साथ में लेके आई। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। पहले प्रोग्राम तो मेरा 92 में मैं मई महीने में शादी करके आई और अगस्त में मिलेशुर मेरा तुम्हारा राजकोट कॉर्पोरेशन का प्रोग्राम था, तो पहली बार ओडिसी प्रस्तुति का मुझे मौका मिल गया। अच्छा। तो और राजकोट में मेरा सफर, मतलब मेरा फैमिली तो सपोर्ट करता था। मैं ऐसा बताऊंगी कि राजकोट में जो राजकोट के जनता थे उनको भी पता नहीं ओडिसी डांस बहुत अच्छा लगा। और मैं मतलब स्कूल्स कॉलेजेस में मैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करने जाती थी। 95 में मैं डांस एकेडमी, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट मैंने बनाई और बच्चों को सिखाना चालू किया। और उसके अंदर मतलब बहुत सारे साहित्य के लोग थे, वो भी जुड़े। जैसे राजकोट में मतलब बहुत सारे मीडिया के जो बहुत विद्वान लोग हैं, प्रताप सिंह भाई है, विमल भाई धामी है, वो लोग मेरे प्रोग्राम में आए और मैं जो खुद को नहीं पहचानती थी उनके लेखनी से उन्होंने मुझे पहचान कराया। क्या बात है, वाह जी। तो एक जो आपको हम कहते हैं कि हमें सपोर्ट जो मिला, तो प्रोत्साहन भी मिलता है हमें जब सपोर्ट मिलता है तो। जी, बहुत अच्छा। मतलब जैसे अभी रेणुबेन याग्निक गुजर गए, भरत भाई याग्निक, वो सभी मेरे दर्शक थे और मैं तो बताऊंगी कि मेरे फैन थे।
वो मतलब मेरा प्रोग्राम का राह देखते थे। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्शन बनाए वहाँ पे, गीत गोविंद के ऊपर, श्री राधा के ऊपर, श्री कृष्ण रास लीला, वो सब मेरे बच्चों के लेके, शिव शक्ति उपासना, बहुत सारा नृत्य नाटिका हमने बनाया। और राजकोट के जो मतलब सिर्फ पब्लिक इकट्ठा नहीं था, जो रियल कला को चाहते थे वो लोग आए और उनका सराहना मिली। अच्छा सुप्रभा जी, तो फिर आपने एक बार से कुछ नृत्य नाटिकाओं के डांस फेस्टिवल्स में भाग लिया, तो वो डांस फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हमने जैसे कोणार्क डांस फेस्टिवल है, वहाँ पे मतलब वो तो उड़ीसा में होता है, वहाँ पे मेरा प्रोडक्शन का पूरा टीम है, तो हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। कोणार्क बहुत बड़ा डांस फेस्टिवल है, इंटरनेशनल स्तर पर होता है, वहाँ पे हमें प्रस्तुति करने का मौका मिला। वहाँ पे हम लोग वैष्णव जन तेनेरे कहिए, हाँ। उसके ऊपर एक डांस ड्रामा मैंने बनाई थी। अच्छा। और वो हमने वहाँ पे प्रस्तुति किया, तो आप मानेंगे नहीं कि जब प्रस्तुति पूरा हुआ सब लोग वैष्णव जन तेनेरे कहिए गा रहे थे, तो मतलब जुड़ गए, लोग एकदम जुड़ गए थे। तो 17 न्यूज़पेपर में तो पहले ही हेडिंग आ गई थी ओडिशा के कि गुजरात के वैष्णव जन तेनेरे कहिए में ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति हुई। मतलब वो एक हमारी एक पहचान बनी कि मैंने जो गांधी जी का प्रिय भजन, और उसके अंदर 12 गुण है अलग अलग, वो मतलब 26 गुण है, लेकिन मैंने नृत्य नाटिका में 12 गुण लिया था, जिसमें मीरा भी आते हैं, जिसमें सवरी भी आते हैं, जिसमें लक्ष्मण आते हैं, जिसमें भरत आते हैं। तो अलग अलग कैरेक्टर लेके ओडिसी का जो मंगलाचरण से मोक्ष की जो विभाग है उसको मैंने सजा के ये नृत्य नाटिका किया था। और मुझे इसलिए गर्व हुआ कि क्योंकि ओडिशा में जाके कोणार्क फेस्टिवल में हमने किया, इस तरह खजुराहो फेस्टिवल जो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वहाँ पे हमने गुजरात की एक प्रस्तुति किया, गुजरात की रान की बाव जो गुजरात की धरोहर है, उसके ऊपर मैंने एक पूरा प्रोडक्शंस बनाई थी। उसका स्टोरी लाइन बहुत ही सुंदर है, तो उसमें कम से कम 800 जितना प्रतिमाओं है, तो उसको मैंने रिसर्च किया। क्या बात है। और शिल्प ग्रंथ में 16 अप्सराओं की हमने बात की उसके अंदर, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सभी का मतलब प्रतिमाएं वहां देखने को मिलता है। तो वो रानकी भाव का जब हमने वहां पे खजुराहो में प्रस्तुति किया, इस तरह वहां पे भी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। अच्छा सुप्रभा जी, तो ये बात हुई, कुछ आपके प्रोडक्शंस की बात हुई, आपकी एक्टिविटीज़ की बात हुई। अब एक सवाल जो हमारे श्रोता दोस्तों को होगा, जो मुझे भी हो रहा है, कि ओडिसी नृत्य और जो नृत्य की और जो विद्या है उसमें क्या फ़र्क है? ओडिसी नृत्य किस तरह से अलग पड़ता है, वो भी थोड़ा बताएंगी? जरूर। ओडिसी नृत्य जो है ना, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहली खोज है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में जो बनाया है खंडगिरी उदयगिरी में, खारावेल का एक केव्स है, तो वहां पे नृत्य की प्रतिमाएं देखने को मिलती है, तो उसमें ये पता चलता है। और उसमें लास्य प्रधान है, तांडव भी होता है लेकिन लास्य प्रधान है। तो लास्य मतलब कोमलता तो है। अच्छा। पार्वती ने उषा जो अभी ओखा हमारा है, हाँ। तो उषा देवी को ये लास्य नृत्य सिखाए थे। अच्छा। और वो जो लास्य नृत्य एक्चुअली गुजरात के गरबा में भी दिखाई पड़ता है और वही सेम लास्य नृत्य ओडिसी में दिखाई देता है। तो वो जो कोमलता है ना, ग्रेस जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वो ओडिसी का पहचान है। अच्छा। और ओडिसी में भगवान जगन्नाथ जी को, क्योंकि उसका उत्पत्ति वहां हुआ है, जगन्नाथ जी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, तो हमारी जो वेशभूषा है, जो टाही हम पहनते हैं, और वो सब भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर हम देखते हैं। तो अलग दिखेगा तो उसका वेशभूषा, अच्छा। उसको जो आहार्य बोलते हैं, हाँ। अलग दिखेगा भरतनाट्यम और कथक से तो उसका त्रिभंगी। अच्छा। जगन्नाथ जी का एक इनकारनेशन है भगवान कृष्ण, जो द्वारिका में हमें तो द्वारिका एक बाजू है और एक बाजू पुरी है। तो द्वारका में भगवान कृष्ण जो बैठे हैं, वो उनका जो त्रिभंगी, वो त्रिभंगी हमने ओडिसी में यूज किया है। तो त्रिभंगी उसका पहचान है जी। और ओडिसी का जो कॉस्ट्यूम्स है, उसका टाइया है, बेंग पाटिया है, उसका जो साड़ी पहनते हैं, मतलब उसका पूरा वेशभूषा और आहार्य जिसको बोलते हैं, तो वो ओडिसी का पहचान है। और ग्रेस, लास्य, तो वो अलग करता है दूसरे नृत्य से। जी। आपने कुछ डांस ड्रामा यानी नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की, तो उसके बारे में कुछ बताएंगी? जी, जैसे हमने अभी बातें किया, 2 डांस ड्रामा का मैंने बातें किया। एक तो
रानकी बाव की और दूसरा वैष्णवजन तेने कही है। राइट। एक मैंने दिनकर जोशी जी की एक पुस्तक है चक्रती चरखा सुधी, अच्छा, गुजराती पुस्तक, हाँ, उसका मैंने डांस ड्रामा बनाई मोहन थी मोहन सुधी। वाह। क्योंकि मोहन मतलब भगवान कृष्ण और मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे एक वाक्य उन्होंने लिखा था, मतलब वो तो इंस्पायर हुए थे कि आज जमुना ने द्वारका की ऋण चुकाया जब गांधी जी की डेथ हुई। तो कृष्ण पैदा हुए जमुना में, जमुना के किनारे, और गुजर गए थे पोरबंदर के पास, और ये पोरबंदर में जन्म हुए और गुजरे जमुना के किनारे। तो उसके ऊपर उन्होंने ये लिखा था, तो वो मुझे इंस्पायर किया था। तो उनका जो 3 है सत्य प्रेम अहिंसा, उसका उन्होंने तुलना किया है धर्म जी, सत्य के साथ धर्म, प्रेम के साथ कृष्ण की करुणा, और गांधी जी के अहिंसा के साथ कृष्ण की हिंसा। बिकॉज महाभारत युद्ध कृष्ण ने जो कराया था, तो उसमें हमने बहुत सुंदर डांस ड्रामा बनाया था। पहले तो मुझे दिनकर जोशी जी ने बोला तो गांधी जी को कैसे डांस कराएगी स्टेज के ऊपर, उनका पहला क्वेश्चन था। मैंने बोली नहीं, उनको मैं डांस नहीं कराऊंगी, मैं कृष्ण का महाभारत लिया है, इसलिए गीता का अर्जुन, और जो बताते हैं अर्जुन जब आते हैं बोलते हैं कि नहीं मुझे तो युद्ध नहीं करना है, तो वहां से मैंने कृष्ण उनको समझाते हैं कि तू तो निमित्त मात्र हो जी, मैंने सबको मार दिया है, तो वो मैंने लिया है। और वहां से मतलब द्रौपदी का वस्त्र हरण तक थोड़ा सा प्रसंग लिया है। तो इस तरह उमाशंकर जोशी का मारो वाणी जो, तो ये नहीं, मारी वाणी एज मारो संदेश, हाँ, मारी वाणी ये मारो संदेश, जो उमाशंकर जोशी, ये गाना हमने उसमें इंक्लूड किया है। जी जी। और गांधी जी का बहुत सारा जो मतलब करो या मरो, उनका बचपन से लेकर सभी चीज, वो सब बातें हमने एक साइड कृष्ण को दिखा देता ना, एक साइड हम गांधी जी को दिखाते थे। बहुत अच्छा। तो ये हमने पूरा बनाया। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा। हमने इसको 2018 में किया था, तो पहला प्रीमियर हमने विश्वकोश में किया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने बुलाए थे दिनकर जोशी जी ने मुंबई में, और 11 मतलब कंटिन्यूअसली हम 2 महीने में उसको कर रहे थे। मतलब मुंबई, फिर दिल्ली, अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, बहुत अच्छा लगा लोगों को। अच्छा सुप्रभा जी, आपने नृत्य नाटिका की, आपने फिल्म भी बनाई। जी जी, वो फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे? जी 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 जी। पद्म भूषण श्री रमाकांत रथ जी, उनका एक सरस्वती अवार्ड मिला था, श्री राधा जी। वो खुद तो चीफ सेक्रेटरी थे ओडिशा के, IAS थे। तो लेकिन उन्होंने जो श्री राधा लिखा है, वो श्री राधा मतलब वो ऐसा है कि श्री राधा का जो पात्र है ना, वो आधुनिक श्री राधा है जी। मतलब उसमें नायिका भाव नहीं है, वो कृष्ण के पीछे मतलब रोती और वैसा नहीं है, वो कृष्ण गुजर जाते हैं ना, फिर भी वो दृढ़ है। तो वो बात उन्होंने उसमें किया है। कृष्ण के साथ बीता हुआ पल, कृष्ण के साथ बीता हुआ, वो बोलती है कि आपने जब पैदा हुए थे ना, तभी से मैंने तुम्हें देखा है। क्या बात है, बहुत राधा ने। और फिर कृष्ण का प्रथम स्पर्श, वो रोमांच, कृष्ण के साथ नौका विहार, वो सभी को रमाकांत रथ ने, और मतलब उन्होंने एक कविता में ऐसा लिखा है कि जो दुख है उसका मैं काजल पहनती हूँ। यानी बहुत ही सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है, एक संबंध की, एक हाँ, दिव्य संबंध की बात है, और संबंध की बहुत ही सूक्ष्म बात है। और नौका विहार में करते हैं ना, तो बोलते हैं कि आप तो श्याम हो, और पूरा जो आकाश और श्याम है, और पूरा जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो भी श्याम है। मतलब उसके अंदर हम लोग खो जाते हैं, श्याम के साथ सब कुछ खो जाता है, कुछ अपना अस्तित्व नहीं रहता है। तो वो जो चीज़ें, उसमें मैंने प्रोडक्शंस बनाई थी अलग अलग गीत को लेके। पहले हमने उसको डांस ड्रामा भी किया था, उसमें कविताओं को डायरेक्ट मैंने इनैक्ट किया है। और जैसे तुमने पहली बार जब छुआ है, एक सखी ने दूसरे सखी को देखा तो क्या सोचा, मतलब मैं क्या बात करती, पूछा कि तुम उसको क्यों प्रेम करती, वो जब पूछ रहे हैं तो वो बोलते क्या बात, मैं उनको क्या बताती कि प्रेम की, आतंक की, मतलब मुझे क्या महसूस हुआ। तो ऐसे सभी जो बात, तो मुझे लगा कि ये चीज मैं जब थोड़ा सा बड़ी हो जाऊंगी तो ये चीज को शायद मैं स्टेज पे दिखाऊंगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। उसका इसी वजह से मैंने उसका फिल्म बनाई कि एक कैमरा में कैद हो जाए, और जब तक
हम जिंदा रहेंगे एटलीस्ट उसको देख के हम खुश हुए, वाह। बिकॉज राधा जो है ना वो राधा सबके मन में है, जी, इसीलिए वो राधा को मैंने फिल्म में कैद किया है। बहुत अच्छा। यानी सुपर्वा जी, एक तरह आपका ओडिसी नृत्य की साधना है, थोड़ा संगीत का भी आपकी बात है, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपका अभ्यास है, ये सब कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि इतनी सब बातें मैनेज करना। जी, मैंने जैसे ही आपको पहले बताई कि पूरे दिन में कम से कम मैं 16 घंटा काम करती थी, और अभी भी मैं 12-14 घंटा तो मतलब मेरा काम हो जाता है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात जो है मेरे अंदर, जैसे जब से स्विच ऑफ होता था तब मैं डांस क्लास जाती थी, फिर जब का कोई बात नहीं, घर जाती थी तो घर ही होता था, मतलब घर का जो भी काम है, जब घर में है तो घर की बात, ऑफिस में ऑफिस की बात, और डांस क्लास में डांस क्लास की बात। जैसे एनर्जी का फिजिक्स पढ़ी है ना, तो फिजिक्स में एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी कहीं जाता नहीं है। इसी तरह मेरे अंदर मतलब जैसे मैंने क्वांटम फिजिक्स जो है उसको राधा की कण कण के साथ कनेक्ट किया था, इसी तरह जो एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, तो मैं थकती नहीं हूँ। बहुत अच्छा। क्या बदला है आपने जब नृत्य की आराधना शुरू की, बहुत छोटी उम्र में शुरू की, और आज क्या बदला है? जी, ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल प्रश्न है आपका। हम लोग छोटे थे ना, तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था जी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था। जैसे गुरु, मैं सच बताऊं, जब नायिका की बात करते थे, हम लोग 14-15 साल की थे, तभी भी हमें कुछ नहीं पता था। नायिका तो मैं शादी के बाद एक्चुअली रियल नायिका को मैं समझी, तभी गुरुजी जो बोलते थे उसको अनुकरण करके हम कर लेते थे जी। तो उस समय और आज के बच्चे 10-12 साल के जब होते हैं ना, तो उनको सब समझ आता है। और सोशल मीडिया, दो चीज मैं बोलूंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव जी। डिस्ट्रैक्ट भी करता है, लेकिन जो बच्चे करते हैं वो बहुत एक्सेल करते हैं, हमारे से भी अच्छा करते हैं। मेरी अभी एक बच्ची ने ओडिसी संध्या में उसने परफॉर्म किया है, मतलब मुझे खुशी हुई कि मैंने उसको सिखाई है। यानी इतनी बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस रही, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। जो अच्छा। करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसका जो जैसे मतलब हमारे गुरुजी जब सिखाते थे, हम लोग मान लो क्लास में 14-15 बच्चे सीखते थे, उसमें से 10-12 हम लोग मतलब डिसिप्लिन थे और अच्छा करते थे। लेकिन अभी कैसा हुआ, आते हैं बच्चे सीखते हैं, लेकिन उसमें से 2-3 मुश्किल से अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिसिप्लिन से करते हैं, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और एक तो पढ़ाई का इतना प्रेशर है, लेकिन वो समझते नहीं है। अगर आप डांस करोगे, डिसिप्लिन होगा, आप माइंड से फ्री होगे, जो चीज़ आपको 4 बार पढ़ने में याद रहेगा ना, जब आप डांस करोगे, मतलब कोई भी संगीत, कोई भी कला, उसको एक बार पढ़ने से आपको याद रहेगा, आपको मेमोरी पावर तो बढ़ेगा, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो अभी जो आज के जो हमारा श्रोता है, वो महिला भी हो सकती है, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको एक नृत्य शिक्षक के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहोगी? जी, मतलब अभी तो जैसे मतलब 5 साल से लेके 50 साल तक सब लोग डांस सीख रहे हैं, मेरे पास भी अभी सीख रहे हैं, और बाकी आपका दूसरे भी बहुत श्रोता है जो अलग क्लासिकल डांस फॉर्म सीखते हैं। लेकिन मैं जो नहीं भी सीखते हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि आप कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म सीखिए। वो कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मेरा अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो गुजरात में भी एक क्लासिकल डांस था। अच्छा, उसका ऊपर मैंने रिसर्च सीनियर फेलोशिप मुझे मिला और मैंने रिसर्च अभी सबमिट की है, बिकॉज जो हलीशक नृत्य, गांधर्व नृत्य और उषा की लास्य नृत्य, वो तीनों फॉर्म गुजरात में था। अच्छा, और वो तीनों फॉर्म का त्रिवेणी संगम होके गुजरात की गरबा में वो नृत्य देखने को मिलता है। वाह। लेकिन उसका एक विधिवत फॉर्म होगा, क्योंकि उसका स्कल्पचर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। हमें सोमनाथ में देखने को मिलता है, हमें मोढेरा में देखने को मिलता है, हमें कच्छ की जो केरा टेम्पल, कोटाई टेम्पल में भी देखने को मिलता है, यहाँ शामलाजी मंदिर में देखने को मिलता है। तो इतने सारा जगह, अगर और बहुत सारे मंदिर है, मैं आपको 40-50 नाम बता सकती हूँ
जहाँ पे ये सभी है, तो गुजरात में क्यों शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा, जिसका प्रमाण मिलता है। तो आगे जाके शायद हमें ये चीज़ मिल सके, तो गुजरात के अपना एक शास्त्रीय नृत्य मिल सके, वो भी बच्चे सीख सके। और मैं ये तो बताऊंगी, बच्चे से 50 साल के ऊपर तक मेरे पास 60 इयर्स के भी स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, वाह। क्योंकि गुजरात में तो गरबा तो वो लोग करते ही है, जी, जी। उनका फिटनेस तो बहुत अच्छा है, और करने से फिटनेस तो और भी बढ़ेगा। आपका पैर का प्रॉब्लम और सब कुछ नहीं होगा, एकदम फिट रहोगे, वाह। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे। क्योंकि इसमें तो बहुत सारे, देखिए हमने कितना सारा बातें किया, कृष्ण की बात की, गांधी की बात की, मतलब पूरा इंडियन लिटरेचर इसमें है, इंडियन कल्चर्स है। जैसे रानी की बाव की मतलब बात की, तो हाँ, ये रानी की बाव में भी कितना सारा 800 जितना मूर्तियां हैं, हमारी गुजरात की धरोहर है वो। तो मैं जब एक्चुअली ओडिसी नृत्यांगना हूँ, तो वो देखा ना, तो मुझे लगा कि ये तो स्वर्ग है, वाह। मतलब कोई भी नृत्यांगना के लिए। तो इतना अगर सभी चीज गुजरात में है, तो जितने बच्चे सीख पाए, और ये एक तो मेंटली हमें मतलब मानसिक संतुलन भी रखेगा, हमें शांति देगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिजिकल फिटनेस रहेगा, हमें पंक्चुअलिटी सिखाएगा। इतना सारा अगर एक डांस, हमारी हेरिटेज के बारे में हमें पता चलेगा, हमारे लिटरेचर के बारे में पता चलेगा। मैंने 6 तो बुक लिखी है जी, ओडिसी डांस के बारे में। तो ये सभी चीज एक दूसरे को परिपूरक है, एक दूसरे को हेल्प करता है, तो सीखना तो चाहिए जी। और जो हमारे व्यक्तित्व में जो बदलाव आते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं अगर हम किसी एक विधा के साथ जुड़ते हैं, तो सही बात है ना। जी 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 जी। तो सुप्रभा जी, बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत कुछ बातें हमारे श्रोता दोस्तों को बहुत सारी प्रेरणा देगी। और आप अभी भी जिस तरह से व्यस्त हैं और नई पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, तो वो जान के भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.